मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग भी अपना अगर 20 फरवरी को अगर आप लोग सामाजिक विज्ञान का पेपर दोगे तो देखो आज मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करवाने वाला हूं एक सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर। देखो इस वायरल पेपर को आप लोग जरूर तैयार करिए क्योंकि ये आप लोगों का जारी हो चुका है पेपर, है ना, जिसका कोड है 824 EN का मेरा पेपर है। तो देखो ये जो पेपर है 824 EN का पेपर है और इस पेपर को मैं पूरा का पूरा सॉल्व करवाऊंगा और आप लोगों को इसका आंसर भी बताऊंगा, सॉल्व करके बताऊंगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का जो यहाँ पर देखो सबसे पहले अपना अनुक्रमांक लिखना है, यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, ये अपना काम सबसे पहले करना है। पेपर देने जाना तभी सबसे पहले अपना अनुक्रमांक और नाम लिख देना। अब इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर आप लोगों का 70 में 70 नंबर भी पक्का होने वाला है आज की इस क्लास में। ये मेरे पास 2026 का सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर है। देखो यहाँ पर लिखा है समय हमारे 3 घंटे 15 मिनट में आप लोगों को इस पेपर को पूरा का पूरा सॉल्व कर लेना है। अब चलो भाई पूरा पेपर मैं आप लोगों के सामने दिखाने वाला हूँ ताकि आप लोग जब जाओ पेपर देने तो सारे सारे प्रश्नों को उत्तर आप लोग लिख दो, है ना। और यहाँ से आप लोगों का पूरा टारगेट भी पूरा हो जाएगा 70 में 70 नंबर वाला और आप लोगों का काम भी पूरा हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर दिया निर्देश कहता है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, है ना। पेपर देने जाओ सबसे पहले अपना 15 मिनट तक पेपर को पहले पढ़ना पड़ेगा। आप लोगों को 15 मिनट तक पेपर को पढ़ो। निर्देश देखो पढ़े, निर्देश सबसे पहले देख लो कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, मतलब सभी के प्रश्न करना अनिवार्य है। निर्देश नंबर 2 कहता है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ तथा खंड बा में विभाजित होने वाला है। जो निर्देश नंबर 2 कहता है कि जो आप लोगों को जो प्रश्न पत्र है यह 2 खंडों खंड आ तथा खंड बा में विभाजित होने वाला है। निर्देश नंबर 3 कहता है कि खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है जिनका उत्तर हमको OMR सीट पर देना है। अब देखो खंड आ में हमसे 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न जो होंगे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका उत्तर हमको कहाँ देना है, जिनका उत्तर भाई हमको OMR सीट पर देना है। OMR सीट हमको वहीं पर ही दी जाएगी और इनका उत्तर हमको OMR सीट पर देना पड़ेगा। अब इसके बाद आगे देख लो, आगे फिर देखो यहाँ पर कहता है कि OMR सीट पर उत्तर अंकित करने के पश्चात उसको काटना नहीं है। OMR सीट हमारी कैसी होती है भाई, OMR सीट हमारी ऐसी होती है ना। यहाँ पर देखो ऐसे से 4 ऑप्शन वाली गोली मतलब गोला भरना होता है, 4 ऑप्शन ये दिए जाते हैं। अब कहते हैं कि OMR सीट पर उत्तर अंकित करने के पश्चात उसको काटे नहीं। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने ये वाला गोला भर दिया है ना, ये वाला गोला आप लोगों ने भर दिया OMR सीट का। अब जो ये आप लोगों की जो कॉपी बची इस पर आप लोगों को इरेजर यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ इसको काटना नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ से काट देते हैं, यहाँ से काट देते हैं, यहाँ से काट देते हैं, यहाँ से काट देते हैं। तो भाई ऐसी गलती नहीं करना है ना। इरेजर तो व्हाइटनर आदि का प्रयोग OMR सीट पर इरेजर और व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद आगे देखो यहाँ पर लिखा है कि खंड बा जो रहने वाला है 50 अंक का है। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न है, प्रश्न वर्णनात्मक 1 तथा वर्णनात्मक 2। मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न पूछे गए हैं। मानचित्र संबंधी भाई 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। तो मानचित्र वाले भी प्रश्न पूछे जाएंगे। मानचित्र जो है आप लोगों का पेपर में 10 नंबर का मानचित्र कार्य भी पूछा जाएगा। अब चलो आगे देखो, अब यहाँ पर देखो पूछा गया है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक सम्मुख अंकित है, मतलब जो प्रश्न जितने अंकों का होगा उसके आगे उतने अंक लिखे होंगे। जो प्रश्न 1 अंक का होगा उसके आगे 1 लिखा होगा, जो प्रश्न 2 अंक का होगा उसके आगे 2 लिखा होगा, जो प्रश्न 4 नंबर का होगा उसके आगे 4 लिखा होगा और जो प्रश्न 6 नंबर का होगा उसके आगे 6 लिखा होगा। तो इस तरीके से आप लोगों का पेपर बन जाएगा। अब निर्देश नंबर 6 कहता है कि निर्देश नंबर 7 कहता है कि दिए गए मानचित्र को प्रश्न पत्र से पढ़कर उन पर अंकित कीजिए तथा मानचित्र को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती से संलग्न कीजिए, है ना। तो इतना कर लेना है। और निर्देश नंबर 8 कहता है कि दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न दिए गए हैं। तो इतना आप लोग समझ लीजिए। अब चलिए भाई आप लोगों का मैं पेपर पूरा सॉल्व करवा देता हूँ ताकि जब आप लोग पेपर देने जाओ तो सारे सारे प्रश्नों को उत्तर आप लोग यहीं से कर दो। अब देखो सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न है। यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है आप लोगों का खंड आ और बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वह देश कौन सा है। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ भाई किस देश में हुआ था। देखो 1 नंबर का प्रश्न आएगा, 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर C मेरा सही हो जाएगा, फ्रांस मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 2 के बारे में कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो ये भी देखो मेरा प्रश्न 1 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो भाई याद रखना है 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर B मेरा सही हो जाएगा। अब चलो आगे देखो मैं बात करता हूँ। अगला जो मेरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 3।
प्रश्न नंबर 3 कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन भाई किसने प्रारंभ किया था। 1 नंबर का प्रश्न देखो ये भी आ जाएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो 1 नंबर का प्रश्न ये भी पूछ लिया जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। अब चलो आगे देखो, फिर मैं बात करता हूँ प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर मेरा 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था, तो भाई ये जो कहा था ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, है ना। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 5 के बारे में कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो भाई हमसे पूछा गया कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। 1 नंबर का पेपर में आएगा, है ना। देखो जवाहरलाल नेहरू दिया है, मोतीलाल नेहरू दिया है, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी। तो भाई प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा कि असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ किया था वो महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया था, है ना। तो महात्मा गांधी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखो। अब अगर हम बात करें प्रश्न नंबर मेरा जो 6 दिया है कि निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 6 दिया है कि निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा। देखो यहाँ पर पोटास, फास्फोरस, चूना और ये सभी। देखो अगर हम बात करें कि जलोढ़ मिट्टी के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखो जलोढ़ मिट्टी में सब पाया जाता है। तुम्हारा पोटास भी पाया जाता है भाई, चूना भी पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मतलब यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी में हमारा सब कुछ पाया जाता है। पोटास, फास्फोरस, चूना, मतलब सब कुछ पाया जाता है। अब प्रश्न नंबर 8 के बारे में बात करेंगे कि काली मृदा का निर्माण होता है। तो भाई काली मृदा का निर्माण कहाँ से होता है, 1 नंबर का पेपर में ये भी प्रश्न आएगा। तो देखो काली मृदा का जो निर्माण होता है वो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। ज्वालामुखी का जब विस्फोट जब होता है, ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो वहाँ से हमको काली मृदा प्राप्त होती है। अब चलो आगे देखो। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। हरित क्रांति का भाई संबंध किससे है, तो 1 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है, देखो एक ऑप्शन दिया उद्योग, बी ऑप्शन दिया कृषि, सी ऑप्शन दिया शिक्षा, डी ऑप्शन दिया परिवहन। लेकिन प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा कृषि, है ना। तो यहाँ पर हरित क्रांति का संबंध कृषि से हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन सही करेंगे। अब चलो आगे देख लो भाई। आगे दिया है प्रश्न नंबर 9 कि कोयना परियोजना किस नदी पर स्थित है। 1 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। अगर देखो कोयना परियोजना किस नदी पर है, गोदावरी दिया है, कावेरी दिया है, पेरियार दिया है, कोयना नदी दिया है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोयना नदी पर है। कोयना नदी, कोयना परियोजना जो है कोयना नदी पर स्थित है। अब चलो मैं आगे ले चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर मेरा 10 कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्न में से कौन सी फसल का खाद्यान्न फसल का उदाहरण है। अब देखो खाद्यान्न फसल का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, है ना। कौन सी ऐसी फसल है जो कि खाद्यान्न फसल का उदाहरण है। कपास दिया है, गन्ना दिया है, जूट दिया है, गेहूं दिया है। तो भाई यहाँ पर खाद्यान्न फसल कौन सी हो जाएगी, हमारा गेहूँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गेहूँ मेरा सही हो जाएगा। अब आगे देखो। अब अगर हम बात करें आगे, यहाँ पर दिया है मेरा प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कहता है कि श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना। श्रीलंका जो है स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था, तो भाई 1 नंबर का देखो प्रश्न आएगा ये वाला। तो श्रीलंका जो है स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था, तो भाई श्रीलंका जो है यहाँ पर मेरा 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में कि 1956 में पारित कानून के अनुसार 1956 में पारित कानून के अनुसार श्रीलंका की राजभाषा क्या है। तो भाई श्रीलंका की राजभाषा पूछी गई है, 1 नंबर का पेपर में ये भी प्रश्न आएगा। तो श्रीलंका की राजभाषा सिंहली हो जाएगी, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही करेंगे। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का। और इसके बाद चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 के बारे में। प्रश्न नंबर 13 देखो यहाँ पर कहता है कि भारतीय संविधान में हिंदी के अतिरिक्त कितनी अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। मतलब कि जो यहाँ पर कितनी भाषाएं होती हैं, तो भाई 22 भाषाएं होती हैं, है ना। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा। लेकिन भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005 में, है ना। प्रश्न नंबर 14 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा 2005। चलो आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है प्रश्न नंबर 15 कि भारत में शिशु लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितना है। तो भारत में जो शिशु लिंगानुपात जो है वो प्रति 1000 पुरुषों पर कितना है। तो इसका भाई ऑप्शन नंबर जो मेरा सी है 919 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो अगला प्रश्न नंबर 16
प्रश्न नंबर 16 कहता है कि प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय को भाई अन्य किस नाम से जानते हैं। व्यक्तिगत आय ए ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन दिया राष्ट्रीय आय, सी ऑप्शन दिया है औसत आय, डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका सही करेंगे औसत आय। तो प्रति व्यक्ति आय को हम औसत आय के नाम से जानते हैं। अब आगे देखो अगला प्रश्न, मेरा प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कहता है कि मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। मानव विकास रिपोर्ट जो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो भी इसका देखो ऑप्शन नंबर सी सही करेंगे, यूएनडीपी द्वारा। और प्रश्न नंबर 18 कहता है कि वस्तुओं व सेवाओं का सृजन किसके अंतर्गत होता है। मतलब कि वस्तुओं व सेवाओं का जो सृजन है वो किसके अंतर्गत होता है। प्यारे बच्चों 1 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। तो प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा, विनिर्माण मेरा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका बी ऑप्शन सही करेंगे, विनिर्माण। अब आगे देखो, आगे मेरा प्रश्न नंबर 19 कहता है, प्रश्न नंबर 19 कहता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली को कहते हैं। तो भाई वस्तु विनिमय प्रणाली को क्या कहते हैं। 1 नंबर का देखो प्रश्न ये भी आएगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली को क्या कहेंगे। प्रत्यक्ष विनिमय कहते हैं कि मौद्रिक कहते हैं कि क्रय विक्रय कहेंगे कि अप्रत्यक्ष विनिमय कहेंगे। तो भाई वस्तु विनिमय प्रणाली को क्या कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष विनिमय, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब चलो आगे देखो, बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 के बारे में कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं। देखो भाई राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है वो 24 दिसंबर को मनाते हैं। इसका डी ऑप्शन सही करेंगे। और यहाँ से देखो मैंने आप लोगों को 20 क्वेश्चन बता दिए, 20 प्रश्न मैंने आप लोगों को बता दिए। अब चलिए आगे देखो, फिर मैं बात करता हूँ यहाँ से खंड बा मेरा स्टार्ट हो जाता है वर्णनात्मक प्रश्न, जहाँ पर मेरे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो भाई 4 नंबर का भी प्रश्न आएगा। मेरे पास पीडीएफ रखा है, पीडीएफ मैं आप लोगों के पास सेंड कर दूंगा। वहाँ से आप लोग इन सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर याद कर लेना। पीडीएफ है मेरे पास, आप लोगों के पास सेंड कर दूंगा। आप लोगों को घबराना नहीं है, पीडीएफ ले लेना हमसे, है ना। अभी देखो यहाँ पर एक अथवा करके दिया गया, अथवा वाला प्रश्न देख लो भाई, अथवा वाला देख लो। अथवा करके दिया है कि भारतीय व्यापारियों पर औपनिवेशिक सीमाएं लगने के कारण को भाई स्पष्ट करना है ना। तो चाहो तो आप लोग इसका उत्तर लिखो या फिर उसका उत्तर लिखो। 2 में से आप लोगों को एक प्रश्न का उत्तर लिखना पड़ेगा, है ना। अब चलो आगे देखो, फिर मैं बात करता हूँ आगे देखो। फिर मेरा प्रश्न नंबर 2 कहता है, प्रश्न नंबर 2 कहता है कि भारतीय, ये तो हो गया। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि भारत में भूमि सुधार के 3 उद्देश्यों को बताइए। तो 4 नंबर के भी प्रश्न को आएगा। मतलब कि भारत में भूमि सुधार के 3 उद्देश्य कौन कौन से हैं, उनका नाम बताना है। अब देखो अथवा करके दिया गया, भारत में भूमि सुधार के अंतर्गत लागू किए गए 2 कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। मतलब भारत में भूमि सुधार के अंतर्गत लागू किए गए 2 कार्यक्रमों को बताइए। तो भाई 2 कार्यक्रम लिख देना है ना। तो 4 नंबर का पेपर में देखो ये प्रश्न आएगा। और प्रश्न नंबर 3 कहता है कि भारत में लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, कोई तर्क दीजिए। तो भाई कोई तर्क देना है हमको। 4 नंबर के देखो आएगा ये प्रश्न। और एक अथवा करके लिखा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य सत्ता के बंटवारे को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो अब देखो भाई, चाहो तो आप लोग इसका उत्तर लिखो या फिर आप लोग इसका उत्तर लिखो। 2 में से एक का उत्तर लिखना पड़ेगा। अथवा करके दिया है। अब आगे देखो, फिर मैं आगे नहीं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि राष्ट्रीय विकास की प्रमुख विशेषताओं को बताइए कि राष्ट्रीय विकास की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो भाई 4 नंबर का देखो ये प्रश्न बन जाएगा मेरा। अब एक अथवा करके लिखा है कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख गतिविधियों को बताइए। तो 4 नंबर का बन जाएगा। अब देखो यहाँ से मैंने आप लोगों को 4 प्रश्न लघुत्तरीय प्रश्न बता दिए। 4 जो लघुत्तरीय प्रश्न जो होते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए। अब यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है वर्णनात्मक सेकंड। यहाँ से देखो आप लोगों का वर्णनात्मक सेकंड और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले देखो बात करेंगे कि यहाँ पर पहला मेरा प्रश्न है कि वर्ष 1965 के पश्चात भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग क्यों जारी रखा गया, विस्तार से समझाइए। तो भाई 6 नंबर का पेपर में आएगा। अथवा करके लिखा है कि भारतीय समाज सिर्फ जाति पर आधारित वर्णन कीजिए। भारतीय समाज जो है ये सिर्फ जाति पर आधारित है, इसका हमें वर्णन कर देना है। तो भाई चाहो तो आप लोग देखो इसका उत्तर लिखो या फिर आप लोग इसका उत्तर लिखो। 2 में से आप लोगों को एक प्रश्न का उत्तर लिखना पड़ेगा। अब आगे देखो प्रश्न नंबर जो मेरा दूसरा दिया है। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं, भारत के किसी एक प्राकृतिक संसाधन का वितरण तथा महत्व लिखिए। तो भाई 6 नंबर का पेपर में प्रश्न बन जाएगा, है ना।
प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। तो इसके बाद चलो मैं आगे ले चलता हूँ। आगे फिर मेरा अथवा करके दिया है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं, उनके 4 उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। तो ये जो प्रश्न है मेरा कितने नंबर का आएगा, 6 नंबर का पेपर में ये प्रश्न आएगा, प्रश्न नंबर दूसरा। अब चलो देखो प्रश्न नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 कहता है, प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर कहता है कि भारत में जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों को का उल्लेख कीजिए। मतलब कि भारत में जल दुर्लभता के लिए किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख करना है, किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो 6 नंबर का पेपर में ये प्रश्न आएगा। देखो अथवा करके लिखा है, भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं, भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य तथा 2 कार्यक्रम बताइए। तो यहाँ पर देखो कहता है कि भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं और भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य तथा 2 कार्यक्रम भी बताने हैं। तो यहाँ से हमारा इतना बन जाता है। 6 नंबर का आएगा वाले प्रश्न। अब प्रश्न नंबर 4 देख लो। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि 19वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय बुनकरों की क्या समस्याएं थीं। मतलब कि 19वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय बुनकरों की क्या समस्याएं थीं। तो भाई अथवा करके लिखा है, यूरोप में मुद्रण के आगमन के प्रमुख विशेषताओं का मतलब संक्षेप रूप से स्पष्ट कीजिए। तो 2 में से आप लोगों को एक प्रश्न का उत्तर लिखना पड़ेगा। अब आगे देखो, अब यहाँ से मेरा बन जाता है मानचित्र संबंधी प्रश्न। मानचित्र वाले प्रश्न देखो मेरे यहाँ से बन जाते हैं। मानचित्र वाले प्रश्न जो है 10 नंबर का मानचित्र कार्य भी आपके पेपर में पूछा जाएगा। यहाँ पर लिखा निर्देश प्रश्न संख्या, देखो निर्देश दिया है कि प्रश्न संख्या 9 तथा 9 मानचित्र से संबंधित है। अब 9 दिया है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित तथा दर्शाई सही नाम तथा सही अंक करने के लिए 1/2 + 1/2 अंक निर्धारित हैं। सबसे पहले देखो हमारा हिस्ट्री और जियोग्राफी मिलाकर 5-5 यानी कि 10 नंबर का पूछा जाएगा। पहला मेरा प्रश्न कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ था। और दूसरा प्रश्न कहता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम लिखिए, है ना। 2 प्रश्न हो गए। और तीसरा मेरा प्रश्न कहता है कि नील की खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया। और प्रश्न नंबर 4 कहता है कि प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कब पारित हुआ। तो ये हमारे 5 नंबर पक्के हो गए, है ना। अब आगे देखो, आगे फिर मेरा स्टार्ट हो जाता है 9 देखो कहता है कि निम्नलिखित भारत के मानचित्र में संबंधित निम्नलिखित को दर्शाना है। सबसे पहला प्रश्न है कि चावल उत्पादक का एक क्षेत्र, उसको चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाना है। दूसरा प्रश्न है कि गुजरात की राजधानी नगर क्या है। तीसरा है कि बागेश्वर उत्पादन का एक क्षेत्र। चौथा है कपास का उत्पादन क्षेत्र। 5वां फिर मेरा प्रश्न है कि डल झील, है ना। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया मानचित्र वाले प्रश्न। तो बताइए भाई, इतना मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया है। ये था मेरा सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर। तो इस पेपर को मैं यहीं पर कंप्लीट करना चाहूँगा और इस पेपर को आप लोग पूरा तैयार कर लीजिए।